हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रीना सेन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने एसटेट की पीवाईक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैंने आपको 2019, 20, 21 और 22 के क्वेश्चन पेपर करवाए हैं। जो 2022 का है वो मैंने आपको टीजीटी का करवा दिया है, लेकिन पीजीटी का नहीं करवाया है। तो आज जो हम करेंगे वो पेपर हमारे लिए कौन सा होगा? वो पेपर होगा हमारे लिए 2022 का पीजीटी का। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। 60 मार्क्स का होगा, जो कि ओनली हिंदी आपका हिंदी होगा। ठीक है, ओनली हिंदी का होगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए हमारे पेपर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है कि किस विकल्प में शब्द युग्म प्रदीप और प्रतीप का सही अर्थ भेद प्रयुक्त हुआ है? यानी हमें इन दोनों का अर्थ बताना है। अब जो प्रदीप है, देखो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि तख्ता, प्रतिज्ञा, दीपक, उल्टा, दीपक, समूह, मूंगा, सबसे बड़ा। इनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो फ्रेंड्स देखो, एक प्रदीप है जो इसका अर्थ होता है हमारा दीपक। ठीक है, एक प्रतीप है जो इसका अर्थ होता है हमारा उल्टा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई आज के ज़माने में कोई हरिश्चंद्र नहीं है। ठीक है, उक्त वाक्य में प्रयुक्त हरिश्चंद्र शब्द में कौन सी संज्ञा, हमें ये बताने की इसमें संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब देखो, ये जो है ना, आप ये मत सोचना कि यहाँ पे हरिश्चंद्र है, किसी का नाम है तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी। नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं आएगी भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा? देखो क्यों इसलिए नहीं आएगी, क्योंकि इन्होंने वो पूछा है कि उक्त वाक्य में प्रयुक्त, यानी हमें ना वाक्य में जो प्रयुक्त हो रहा है ना उसके बारे में बताना है। यानी कि एक वर्ड को लेके नहीं चलना, पूरे हमने वाक्य को लेके चलना है कि वाक्य में इस शब्द की क्या सेंस आ रही है। ठीक है, उसको देख के चलना है। देखो, आज के ज़माने में कोई हरिश्चंद्र नहीं है, ये कहा गया है, यानी कि आज के टाइम पे कोई भी हरिश्चंद्र नहीं है। तो ये वाक्य में है ना, ये जाति के बारे में बता रहे हैं कि हरिश्चंद्र को हम किस लिए कहते हैं, क्योंकि वो एक है ना सच्चा इंसान था, हमेशा सच्चा बोलता था, सच बोलता था, सत्यवादी इंसान था। ठीक है, तो इसीलिए हरिश्चंद्र कहा गया। अब इन्होंने कोई कही है कि भी आज के ज़माने में कोई भी हरिश्चंद्र नहीं है, यानी कि कोई भी सच बोलने वाला नहीं है, यानी सच बोलने वालों की जाति। ठीक है, तो उसका बोध करा रहा है यहाँ पे ये वाक्य है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है ना वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जो द्रव्यवाचक संज्ञा को ही पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होती है? ये किसी धातु या कोई लिक्विड चीज़ हो ना तो उसके लिए यूज़ होती है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में हम अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे हमारा रोना, हंसना। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे भाववाचक संज्ञा में आएगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, ये क्या कहता है कि निम्न में से किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त नहीं हुए? तत्सम शब्द कौन से होते हैं फ्रेंड्स? जो कि संस्कृत के मूल शब्द वैसे के वैसे ही लिए गए हैं, वो कौन से होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने पूछा कि नहीं हुए हैं, और बाकी 3 ऑप्शन होंगे जिसमें हुए हैं और जिसमें नहीं हुए हैं, वो एक ऑप्शन है जिसमें तत्सम शब्द का यूज़ नहीं हुआ है। देखो, चक्र कार्य, ये तो आपको मतलब कि पता लग ही जाएगा, क्योंकि कार्य को हम काम कहते हैं, चक्र को हम एक तरीके से जो पहिया होता है ना गोल, ठीक है, उसको भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उज्ज्वल करपास, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता हमारा, ये भी तत्सम शब्द है। ठीक है, फिर है चित्र का घूठन, ये भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद मिमियाना खिचड़ी, ये संस्कृत के शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये संस्कृत के शब्द नहीं है, यानी कि तत्सम शब्द नहीं है, ये हमारे तद्भव शब्द या फिर एक तरीके से जो हमारे देशज शब्द होते हैं ना, हमारे देश में ही उपजे होते हैं, वो शब्द होते हैं, ये तत्सम शब्द नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है 4 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 94, ये क्या कहता है कि निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? अब देखो, अकर्मक और सकर्मक क्रिया का मैंने आपको पता रखा है। ठीक है, अब जो अकर्मक क्रिया होती है ना, अकर्मक क्रिया को क्या कौन सी होती है कि भाई जिसमें हमें ना कर्म की ज़रूरत नहीं होती, जिसमें कर्म नहीं होता, वो अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। गीता विद्यालय जाती है, सोहन भोजन कर रहा है, लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, अंजलि ने अध्यापक को कविता सुनाई। देखो ऑप्शन नंबर 4 है, अंजलि ने अध्यापक को कविता सुनाई। तो ये एक तरीके से ना 2 कर्म है। 2 कर्म किस में आते हैं? हमारे सकर्मक क्रिया में आते हैं। ठीक है, जैसे सकर्मक क्रिया में ना एक कर्मक और द्विकर्मक, तो ये जो है ना इसमें 2 कर्म आए हुए, यानी कि ये द्विकर्मक क्रिया है, तो ये तो हमारा होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अकर्मक क्रिया पूछी है। उसके बाद देखो, सोहन भोजन कर रहा है, सोहन क्या कर रहा है?
भोजन कर रहा है, किसको कर रहा है, भोजन को कर रहा है। तो ये हमारे क्या और किसको का आंसर भी आ रहा है, तो इसीलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं आएगा। गीता विद्यालय जाती है, तो विद्यालय जाती है, तो विद्यालय, गीता विद्यालय जाती है, तो ये भी क्या है, हमारी सकर्मक क्रिया, क्योंकि विद्यालय क्या हो गया, एक कर्म हो गया। अगर ये यहाँ पे ये आता ना गीता जाती है, तो ये हमारा अकर्मक क्रिया में आता, लेकिन इसमें एक कर्म दे दिया कि भाई गीता कहाँ जाती है, गीता किसको जाती है, गीता विद्यालय को जाती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये भी नहीं होगा, ये हमारा सकर्मक क्रिया में आ जाएगा। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया में हो जाएगा। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, क्रिया है, दौड़ना क्या हो गई, क्रिया है। ठीक है, तो दौड़ना पहले ही आ गई, इसलिए क्या हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो गया, और इसमें कोई कर्म नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अकर्मक क्रिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 95। नेक्स्ट 95 क्या कहता है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। हमें ये बताना है कि स्पेलिंग है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो उसकी दृष्टि से हमें गलत बताना है इनमें से। घ्राणेन्द्रिय, गृहस्थ्य, दौर्बल्य या रचनावली। तो हमें बताना है इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है। देखो फ्रेंड्स, हमारा जो घ्राणेन्द्रिय है ये बिल्कुल ठीक है, गृहस्थ है ये बिल्कुल ठीक है, दौर्बल्य है ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन रचनावली है ना, ये हमारा गलत दे रखा है। तो हमारा सही क्या हो जाएगा, देखो मैं आपको लिख के बताती हूँ, रचनावली। ठीक है, इन्होंने ना ये जो आगे वाली मात्रा कर दी, लेकिन रचनावली लय पे ना पीछे वाली मात्रा आएगी, बड़ी वाली मात्रा आएगी। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या कहते हैं, हमारी रचनावली। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रचनावली जो है ठीक हो जाएगा। यहाँ पे गलत दे रहा क्योंकि ये जो मात्रा नहीं पीछे आनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। ये क्या कहता है, निम्न में से किस विकल्प में संधि कार्य सही हुआ है। हमें बताना है कि संधि कार्य किस में सही हुआ है। ठीक है, यानी कि बाकी 3 गलत है, 1 सही है। देखो, रमा प्लस ईश, रमा प्लस ईश बिल्कुल ठीक दे रखा है हमें। ठीक है, क्योंकि ये और ये इसमें संधि कौन सी हो जाएगी हमारी, इसमें संधि हो जाएगी हमारी दीर्घ संधि। क्यों, क्योंकि इसमें आ प्लस ई दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी ये इक्वल टू बन के हमारी बड़ी ई बनती है, सॉरी इक्वल टू बन के क्या बनता है हमारा, इक्वल टू बन के हमारी एक ही मात्रा बनती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रमेश, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये संधि हो जाएगी। और उसके बाद है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या कहते हैं कि उत्तर प्लस अयन, उत्तरायन। ठीक है, उत्तरायन क्या हो जाएगा हमारा, उत्तरायन, उत्तर प्लस आयन, ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, देखो उत्तर प्लस आयन ये ठीक है इसका, लेकिन ये इक्वल टू बन के उत्तरायन नहीं बनेगा, पीछे अणय आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आ जाएगा। जैसे देखो मैं आपको बताती हूँ, उत्तरायण। ठीक है, ऐसे होना चाहिए, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 क्या है कि ध्वनि प्लस अर्थ। ठीक है, ध्वनि प्लस अर्थ, इन्होंने क्या देखा, ध्वन्यार्थ, लेकिन ये ध्वन्यार्थ नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्वन्यार्थ हो जाएगा। अब आप है ना ये सोच के भी देखो कि भाई ध्वनि प्लस अर्थ है, तो यहाँ पे आ कैसे आ सकता है, आ की मात्रा कैसे आ जाएगी। ठीक है, तो ये नहीं आएगी, तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर है ना, ये 3 भी इन्होंने गलत दे दिया। ठीक है, सेकंड भी गलत है, 3 भी गलत है। अब देखो 4 क्या है, 4 क्या है, पितृ प्लस आज्ञा। अब पितृ प्लस आज्ञा ना, तो यहाँ पे इक्वल टू करके पितृज्ञा नहीं होगा, पितृज्ञा होगा। यहाँ पे भी किसकी, आ की मात्रा में जो है गलती है। ठीक है, तो जो ये है इसमें पितृज्ञा होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वो जो 1 है ना वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो रमा प्लस ईश है, अब जो ये एक मात्रा बनती है ना फ्रेंड्स, देखो ये एक ही मात्रा बनती है, ये किस में आ जाती है, ये हमारी गुण संधि में आती है। ठीक है, और एक ओ की मात्रा, जैसे ये वाली। ठीक है, ये एक ये वाली, एक ये वाली, ये दोनों मात्रा आ जाते हैं, तो ये हमारी पहचान किसकी होती है, गुण की होती है। और एक है ना अर, या और ये अर कहाँ से बनता है, ये अर बनता है हमारे री से, ऋषि से। ठीक है, अगर ये और ये तीनों आ जाती हैं तो ये हमारी गुण संधि में आ जाती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा कौन सी संधि हो जाएगी, फर्स्ट हमारी गुण संधि हो जाएगी। सेकंड देखो उत्तर प्लस अयन, उत्तरायण, उत्तर प्लस अयन उत्तरायण बन गया। अब देखो ये कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें हो जाएगी हमारी दीर्घ संधि। जैसे देखो उत्तर में से क्या निकला, ए निकला, और पीछे भी क्या है हमारा, ए है। ठीक है, अब ए मिलके क्या बनाते हैं, हमारा आ बनाते हैं, तो ये हमारा दीर्घ संधि में आ जाता है। तो ये हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये इसमें दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, ध्वनि प्लस अर्थ।
ठीक है। तो ध्वनि प्लस अर्थ, देखो एक चीज़ और मैंने आपको बता रखी है कि कोई भी वर्ड हो उसमें य, रे, वे, इनके आगे अगर आधा वर्ण आ जाए, आधा वर्ण क्या आ जाए, आधा वर्ण, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी यण संधि में आ जाएगी। तो जैसे ये ध्वन्यार्थ है, ठीक है, तो ध्वन्यार्थ यानी यह के आगे न आया हुआ है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारी यण संधि हो जाएगी, ठीक है। अब देखो पितराज्ञा, पितराज्ञा, पितरी प्लस आज्ञा, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें भी यण संधि हो जाएगी। देखो एक चीज़ तो ये थी मैंने आपको बताई यण संधि में, लेकिन एक रूल क्या है यण संधि का, एक रूल ये है कि अगर आपके आगे मतलब कि जो शब्द है उसके बाद में री आ जाए, ठीक है, और उसके बाद आ जाए आ, ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, ये इक्वल टू करके रा बनाते हैं। ये है ना नियम है आपका, आप संधि पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो री और आ प्लस होके रा बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा यण संधि में, ठीक है, वो भी हमारे यण संधि में होगा। ये तो एक तरीके का एग्जाम्पल था, ठीक है, मतलब कि एक तरीके की पहचान थी, लेकिन रूल्स भी हमें याद करने चाहिए ताकि हर बार, कई बार है ना ट्रिक यूज़ नहीं होती, कई बार हमारे रूल्स भी यूज़ होते हैं, ठीक है। तो देखो पितरी प्लस आज्ञा, तो हम बोलने में हमारे क्या आएगा, पितराज्ञा, ठीक है, पितराज्ञा, यानी कि उसमें रा की साउंड आ रही है, तो इसीलिए ये हो जाएगा हमारा यण संधि में, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। हमें क्या चुनना है, असंगत, यानी कि जो सही नहीं है। देखो ध्यानातीत, ध्यान को अतीत करके, ग्रहागत, ग्रह को आगत, ठीक है, जेब कतरा, जेब को कतरने या काटने वाला, जितेंद्रिय, जीत को प्राप्त करना। हमें इसमें से बताना है कि भाई कौन सा सही है, सॉरी कौन सा गलत है। देखो अभी ध्यान अतीत, ध्यान को अतीत करके बिल्कुल ठीक है, ग्रहागत, ग्रह को आगत, ठीक है, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला या काटने वाला, ये भी बिल्कुल ठीक है, जितेंद्रिय, जीत को प्राप्त करना, ये बिल्कुल ही आपका गलत हो जाएगा। ये गलत कैसे होगा, क्योंकि देखो फ्रेंड जो जितेंद्रिय होता है ना, इन्होंने पूछा जितेंद्रिय यानी कि इंद्रियों को जीतने वाला, ठीक है, ना कि जीत को प्राप्त करने वाला, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इंद्रियों को जीतने वाला। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इन्होंने गलत है, 4 इन्होंने पूछा है गलती, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 98, क्या कहता है कि भाई सर्वनाम विकारी पद है, इसमें इसके विकारक माने जाते हैं। इसके विकारक कौन से माने जाते हैं, वचन तथा कारक, वचन तथा लिंग, लिंग काल तथा पुरुष, वाचक कारक तथा वचन। तो हमें इनमें से बताना है कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कि सर्वनाम विकारी पद है और इसके विकारक कौन से हैं, वचन और कारक माने जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या कहते हैं कि किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है, यानी कि जो सभी शब्द शुद्ध है, बिल्कुल सही हैं, वो दिखाने, ये वर्तनी की दृष्टि से हमें बताया गया है, ठीक है। तो देखो क्या कहा गया है, जो शुद्ध हैं, देखो वशिष्ठ, ऊर्ध्वगामी, गिरधर, अंतर्ध्यान, जुखाम, चिंगारी, विवाहेतर, अमचूर। देखो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा शुद्ध है, ठीक है। देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, वशिष्ठ और ऊर्ध्वगामी, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, इन्होंने जो दिया है ये हमारा गलत है। क्यों है, देखो वशिष्ठ तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऊर्ध्वगामी है ना, ये हमारा गलत है। तो ऊर्ध्वगामी जो है वो कैसे लिखा जाएगा, देखो इन्होंने है ना, इन्होंने क्या लगाया है, ऊर्ध्वगामी में इन्होंने छोटा ऊ लगा रखा है, ठीक है, लेकिन जो है हमारा जो कौन सा हुआ आएगा, इधर बड़ा हुआ आएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में देख के और ध्यान में रख लेना, क्योंकि आगे भी पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, गिरधर और अंतर्ध्यान, ठीक है। तो देखो अंतर्ध्यान ठीक दे रखा है इन्होंने, लेकिन जो गिरधर है ना, गिरधर इन्होंने गलत कर दिया, क्योंकि गिरधर नहीं गिरिधर होता है, ठीक है। गिरी मीन्स क्या होता है, पर्वत, और धर का मतलब धारण करने वाला, ठीक है। कौन है गिरी को धारण करने वाला, जिसने गिरी को धारण कर रखा है वो क्या है, वो है हमारी श्री कृष्ण जी, ठीक है, गिरिधर। उसके बाद है हमारा ऑप्शन नंबर 3 जुखाम, चिंगारी, ठीक है। अब देखो चिंगारी तो यहाँ पे ठीक दे रखा है, लेकिन जो जुखाम है ना, ये बोलने में जुखाम आता है, लेकिन लिखने में क्या आता है, लिखने में क्या आता है, जुकाम आता है ये, ठीक है, सर्दी जुकाम, ठीक है, लिखने में जुकाम आता है, बोलने में ये जुकाम आता है, ठीक है, और ये हमारा ये राइट हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया, तो हमारा राइट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, विवाहितर और अमचूर। आप ये मत सोचना कि अमचूर नहीं होता, आमचूर होता है,
तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिखने में अलग होती हैं और बोलने में अलग होती हैं, ठीक है। तो जैसे जुकाम का मैंने आपको बताया था कि बोलने में हम जुकाम बोलते हैं लेकिन वो लिखने में जुकाम होता है, ठीक है। वैसे ही जो आमचूर है ना, वो बोलने में आमचूर होता है लेकिन लिखने में अमचूर होता है। तो ये बिल्कुल ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है ना, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा 100, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 100 है कि किसी वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि, यानी कि अब हमें बताना है कि विशेषण संबंधी कौन सा गलत है। देखो, किसी दूसरे लड़के को बुलाओ, सब लोग अपना अपना काम करो, अंगूर बहुत खट्टे हैं, यह चित्र सर्वोत्तम सुंदर है। हमें ये बताना है कि इनमें से किसमें विशेषण संबंधी अशुद्धि है। देखो, किसी दूसरे लड़के को बुलाओ, ठीक है। सब लोग अपना अपना काम करो, ठीक है। इनमें कहीं भी कोई भी विशेषण नहीं दे रखा। अंगूर बहुत खट्टे हैं, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, इसमें विशेषण दिया हुआ है। लेकिन ये फोर्थ ऑप्शन देखो, यह चित्र सबसे सर्वोत्तम सुंदर है, यानी इन्होंने बोल दिया सबसे भी, सर्वोत्तम भी और सुंदर भी। अब देखो, या तो ये बोल सकते थे कि यह चित्र सर्वोत्तम है, ठीक है, तो सबको पता लग जाता है कि भाई हाँ, सबसे उत्तम की बात की हुई है। अगर ये बोल देते कि यह चित्र सर्वोत्तम है तो ये भी बिल्कुल ठीक होता। लेकिन ये इन्होंने सबसे, सबसे यानी सभी से, सर्वोत्तम फिर सभी से, दोबारा सभी से, उत्तम यानी उत्तम है और सुंदर भी बोल दिया, सुंदर है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर विशेषण की दृष्टि से गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये, क्योंकि इन्होंने सबसे भी लगा दिया, सर्वोत्तम भी लगा दिया, सुंदर भी लगा दिया। या तो सिर्फ एक वर्ड लग सकता था कि सर्वोत्तम लग सकता था, या फिर ये दोनों लग सकते थे, सबसे और सुंदर, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो है 4 राइट हो जाएगा। और इन्होंने अशुद्ध ही पूछा है और ये अशुद्ध ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संधि की दृष्टि से असंगत युग्म पहचानिए। अब हमें ये पहचानना है कि असंगत युग्म कौन सा है जो इसमें गलत है। देखो, विद्युदय दीर्घ स्वर संधि, नमस्ते विसर्ग संधि, अंत्याक्षरी क्या है, यण स्वर संधि, प्रतिष्ठित व्यंजन संधि। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। देखो, विद्युदय क्या है, दीर्घ स्वर संधि है, बिल्कुल ठीक है। इसका क्या होगा, इसका संधि विच्छेद मैं आपको करके बताती हूँ। विद्युदय का क्या होगा, देखो ये है ना, ये इसलिए करके बता रही हूँ ताकि अगर मान लो आपके लिए ये संधि में भी आ जाए तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है, तो आप ठीक कर दो। तो विदु प्लस उदय, ये क्या हो जाएगा हमारा विदुदय। यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटे उ की मात्रा है लेकिन ये इक्वल टू बन के हमारी बड़े उ की मात्रा बन जाएगी, ठीक है। और अब देखो, नमस्ते, नमस्ते जो है विसर्ग संधि है, ये बिल्कुल ठीक है। कैसे, क्योंकि न के आगे क्या हो जाएगा हमारा विसर्ग आ जाएगा और फिर नमय के आगे, ठीक है, और यहाँ पे ते, ये हमारा क्या हो जाएगा नमस्ते, यानी कि इक्वल टू करके नमस्ते हो जाएगा, हमारी विसर्ग संधि में आ जाएगा, ठीक है। आपको दोबारा से बताते हो, देखो नमय विसर्ग ते, ठीक है, तो ये इसकी विसर्ग संधि। फिर अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी यण स्वर संधि, ये हमारा गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि है ना अंत्याक्षरी क्या है, ये अंत्याक्षरी जो है हमारा विसर्ग संधि में आता है, यण स्वर संधि में नहीं आता। देखो, अब आप ये बोलोगे कि भाई यह के आगे तो आधा वर्ण है तो इसमें कैसे नहीं आएगा। देखो, यह के आगे आधा वर्ण है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन तय के आगे भी तो इन्होंने आधा वर्ण दे दिया, तय के आगे तो यण संधि में नहीं है ना। देखो, इन्होंने यहाँ पे तय और ये दे रखा है। देखो, ये तो यण स्वर संधि का नियम है लेकिन ये यण संधि स्वर का नियम नहीं है, ठीक है। तो हमें पूरा वर्ड देख के चलना है ना, तो ये यण स्वर संधि हमारी नहीं होगी, ठीक है। अब यण स्वर संधि नहीं होगी तो कौन सी होगी, ये होगी हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कैसे होगी, देखो मैं आपको इसका संधि विच्छेद करके बताती हूँ। देखो, अंत प्लस अक्षरी, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा विसर्ग, ठीक है। तो ये हमारा अंत प्लस अक्षरी क्या हो जाएगा, ये हमारा अंत्याक्षरी का वो संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा किस में आ जाएगा फ्रेंड्स, ये हमारा जो है अंत्याक्षरी जो है ये आ जाएगा हमारा विसर्ग संधि में, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है। फोर्थ ऑप्शन प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित जो है व्यंजन संधि है, बिल्कुल ठीक है। प्रतिष्ठित का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, प्रति जमा में स्थित, ठीक है। तो ये हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो है 3 राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है 102 कि प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। हमें बताना है कि सुमेलित नहीं है, नेगेटिव पूछा है। देखो, कुशा प्लस ले कुशाल कुशल, पानी प्लस ईला पनीला, नानी प्लस आल ननिहाल, दांत प्लस एव दंतील। अब देखो हमें ये बताना है कि प्रत्यय के लिए पीछे देखो ले कुशा प्लस ले बिल्कुल ठीक है। अगर आपको प्रत्यय नहीं आते ना तो आप क्या किया करो, उसका मूल शब्द अलग निकाल लिया करो और उसका प्रत्यय अलग निकाल लिया करो, ठीक है। तो कुशाल कुशा प्लस ले बिल्कुल ठीक है। पानी प्लस ईला तो पनीला बिल्कुल ठीक है। नानी प्लस हाल ननिहाल बिल्कुल ठीक है। लेकिन है ना दांत प्लस एल, देखो आप संधि विच्छेद इन्होंने करके दे रखा है इसमें। देखो दांत प्लस एल, एल है ना जो, ये क्या हो जाएगा, ये इन्होंने ए हमारे छोटा जो ए से डी वाला जो हम बोलते हैं ना वो दे रखा है, यानी छोटा ए। अब यहाँ पे इन्होंने बड़े ए की मात्रा दे दी, यानी कि इसकी मात्रा दे दी, ठीक है। तो ये यहीं से ही हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एल प्रत्यय फिर नहीं आएगा, यहाँ पे एल प्रत्यय आएगा ये वाला, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दंतेल में 2 मात्रा दे दी, ठीक है। दंतेल में इन्होंने 2 मात्रा दे रखी हैं, तो यहाँ पे ये प्रत्यय नहीं आएगा। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है ना वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 103। ये क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा सामासिक युग्म सुमेलित नहीं है। हमें ये बताना है कि इन्होंने ना कुछ शब्द दे रखे हैं, उनके समास बता रखे हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो ऑप्शन नंबर 1 ऋषिकेश बहुव्रीहि समास, सहस्त्रशताब्दी कर्मधारय समास, भाषाधिकार तत्पुरुष समास, अनुगुण अव्ययी भाव समास। अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा समास जो है सुमेलित नहीं है। देखो ऋषिकेश जो है बहुव्रीहि समास है, बिल्कुल है। हमें ना जब समास नहीं आए ना आपको, तो आप एक काम कर सकते हो, इसकी है ना समास विग्रह करके देख लो, ठीक है। अगर आपको समास विग्रह आते हैं तो समास विग्रह करके देख लो, आपको समझ आ जाएगा। देखो जैसे फर्स्ट ऑप्शन है ऋषिकेश, इसका समास विग्रह कैसे करेंगे हम। ऋषिकेश जैसे वह जो हर्षिक के इश हैं, यानी कि मैं आपको लिख के बता देती हूँ, वह जो हर्षिक के इश हैं, इश क्या होता है, ईश्वर होता है, ठीक है। अब जो हर्षिक है, ये हर्षिक क्या होता है भाई, ये हर्षिक क्या होता है, ये हर्षिक का मतलब होता है फ्रेंड्स इंद्रियां। हमारी जो इंद्रियां होती है ना 5, उनको कहा गया है हर्षिक, ठीक है, ठीक है। तो वह जो हर्षिक के ईश हैं वो कौन है भाई, यानी कि अगर इन्होंने बहुव्रीहि समास दे रखा है तो कोई तीसरा ही पद प्रधान होगा, ना फर्स्ट होगा ना सेकंड होगा, कोई थर्ड ही अन्य ही पद प्रधान होगा ना। तो वह जो हर्षिक के ईश हैं वो क्या हैं, वो ये हमारा किसके लिए कहा गया है, विष्णु जी के लिए, ठीक है। विष्णु जी कह सकते हैं हम, इनको कृष्ण जी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे विष्णु या कृष्ण जी के लिए कि वह जो हर्षिक के ईश हैं, ठीक है। तो ऋषिकेश हमारा बहुव्रीहि समास में हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि सहस्त्रशताब्दी कर्मधारय समास। देखो ये तो है ना हमें मतलब पढ़ने से ही पता चलता है कि सहस्त्रशताब्दी यानी कि कोई संख्या दे रखी है, और संख्या दे रखी है तो वो हमारे किस में आती है, वो हमारे द्विगु समास में आती है, ठीक है। जो भी संख्या दी हो वो हमारे किस में आएगी, द्विगु समास में आएगी। तो ये जो है ना द्विगु समास का उदाहरण है, कर्मधारय समास का नहीं है। अब देखो इसका मैं आपको समास विग्रह करके बताती हूँ। सहस्त्रशताब्दी, देखो इसका क्या होता है, सहस्त्र वर्ष का अभिधि, सहस्त्र वर्ष का अभिधि। अब देखो सहस्त्र वर्ष का अभिधि क्या होता है, यानी कि 1000 वर्षों का समय, ठीक है। 1000 वर्षों का समय क्या होता है, सहस्त्र वर्ष का अभिधि। अब देखो 1000 वर्ष यानी सहस्त्र वर्ष, यहाँ पे पहले संख्या आ गई ना, कि जिसका पहला पद संख्यावाची हो वो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है ना ये राइट हो जाएगा, और इन्होंने नहीं पूछा है और नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि कर्मधारय समास इसमें नहीं है। भाषा अधिकार, भाषा अधिकार क्या है, तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास कैसे है भाई, भाषा अधिकार, यानी कि अगर हम इसका संधि वो करें क्या, सॉरी समास ही विग्रह करें तो इसमें क्या हो जाएगा, भाषा पर अधिकार, भाषा पर अधिकार, ठीक है।
तो देखो ये जो आया हुआ है पर किस में आता है, यानी कि पर आता है हमारा तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में भी कौन सा आता है, अपादान। ठीक है, तत्पुरुष समास में भी कौन सा आता है, अपादान तत्पुरुष। तो अपादान तत्पुरुष जो हो गया, ये किस में हो गया हमारा, ये हो गया हमारा तत्पुरुष समास में। तो ये हमारा भाषा पर अधिकार जो है तत्पुरुष समास में है। ठीक है, 4 देखो 4 ऑप्शन क्या है कि अनुगुण अव्ययी भाव समास। ये बिल्कुल ठीक है। ठीक क्यों है, क्योंकि है ना देखो अनुगुण, अनु क्या है, एक तरीके का उपसर्ग है, और जिसमें उपसर्ग आता है ना तो वो क्या हो जाता है, अनु प्लस गुण। ठीक है, यानी कि जहाँ पे भी उपसर्ग आपको मिल जाए ना आगे, तो वो क्या होता है, हमारा अव्ययी भाव समास में आता है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कर्मधारय समास नहीं द्विगु समास आना चाहिए। ठीक है, तो नहीं इन्होंने पूछा है, नहीं है ये, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है 2 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किस वाक्य के में वचन संबंधी अशुद्धि है, यानी वचन से संबंधित अशुद्धि यानी गलत है, ये देखना है। इस महाविद्यालय में 30,000 छात्र हैं। रचनात्मक व्यक्ति को अनेकों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। अपने संस्कार और मूल्य को सहेजने का प्रयास करें। तुम सोमवार को घर चले आना। देखो इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि देखो रचनात्मक व्यक्ति को अनेकों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। देखो अनेक जो होता है ना, अनेक वर्ड अपने आप में ही क्या होता है फ्रेंड्स, बहुवचन होता है। इसका एक वचन क्या होता है, एक। ठीक है, एक का बहुवचन क्या होता है, अनेक। तो ये क्या होता है हमारा, ये अपने आप में ही क्या होता है, बहुवचन होता है, लेकिन इन्होंने अनेकों दे दिया। अनेकों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, तो इसीलिए जो हमारा ये ऑप्शन है ना, ये गलत हो जाएगा। बाकी सारे बिल्कुल ही ठीक हैं। बाकी सब में क्या है, महाविद्यालय में 30,000 छात्र हैं और अपने संस्कार और मूल्यों को सहेजने का प्रयास करना चाहिए। तुम सोमवार को घर चले जाना, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो है 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 105 देखो, जय ढ और पै उक्त वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थल है, यानी कि ये कहाँ से बोले जाते हैं, दंत कंठ ओष्ठ, तालु मूर्धा ओष्ठ, मूर्धा दंत ओष्ठ, ओष्ठ मूर्धा तालु। तो इन चारों में से हमें बताना है। देखो ये मैं आपको हर पेपर में मैंने आपको ये टेबल बताई है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बार बार रिपीट होते हैं। आप एक बार इसको पढ़ लेना, वर्णों को अच्छे से पढ़ लेना, तो आपको हर पेपर में ये क्वेश्चन मिलेंगे। और इवन इसमें नहीं, आपको जो 15 नंबर का जो आता है ना हिंदी का हमारा, ठीक है, उसमें भी कॉमन जो सेक्शन होता है, तो उसमें भी आपको ये मिलेंगे ये टॉपिक, क्योंकि मेन है। देखो अब देखो क्या कहा गया है कि जय ढह पे उक्त वर्णों का क्रमशः। देखो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको वो टेबल बताती हूँ। टेबल मैंने आपको बताई थी कचट तक की। ठीक है, कै चे पे पे पे। अब मैं आपको पूरा लिख के नहीं बताऊंगी, मैं आपको बताऊंगी सिर्फ वर्ग। ठीक है, कै वर्ग, चे वर्ग। अब वर्ग में क्या आता है, वर्ग में सारे आ जाते हैं जो कै वाली लाइन में होते हैं ना, कै खे घे गड़, और चे वाली में ऐसे ही सारी क्या हो जाती हैं, वर्ग में सारे वर्ड आ जाते हैं। ठीक है, अब ये देखो इनके आगे देखो, कै ये सबसे पहले यहाँ आता है कंठ। ठीक है, फिर आ जाता है तालु, मूर्धा, उसके बाद आता है हमारा दंत, और फिर आता है ओष्ठ। ठीक है, ये टेबल है फ्रेंड्स, ये आपको याद करनी पड़ेगी, वरना हमारा जो क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं होगा इसके याद करे बिना। अब देखो जो कंठ है, अब इन्होंने पूछा है कि भी जय ढह पै। सबसे पहले जय को लेके चलते हैं, यानी कि पहले कौन सा। अब देखो कै जय, अब जय वाली लाइन में आता है ना हमारा जय, चे छे जय। ठीक है, तो जो जय आता है ये हमारी जय वाली लाइन में आता है, तो फिर ये कौन सी लाइन में हो गया, तालु वाली लाइन में। तो पहले हमारे में क्या आ जाएगा, तालु आ जाएगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में तालु कहाँ पे, दंत तालु मूर्धा ओष्ठ, तो हमारा सेकंड है ना, इसमें ही हमारी तालु है, तो हमारा वैसे तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, लेकिन हम सारे देखेंगे। उसके बाद मूर्धा, मूर्धा में देखो क्या है, ढह, ढह किस में आ जाएगा, देखो ढह कौन सी वाली लाइन में आता है, कै चे टे ते पे। तो ढह हमारी टे वाली लाइन में आता है ना, जैसे हम बोलते हैं टे ठे डे ढण, तो जो ढह है ये किस में आता है, टे वाली लाइन में आता है। टे वाली लाइन किस में है, मूर्धा में है।
तो मूर्धा कहाँ पे हो जाएगा, सेकंड पे मूर्धा होना चाहिए, ये भी हमारा सेकंड पे है। फिर है पै। अब देखो पै वाली लाइन यहाँ पे आपको दिख रही है, तो पै किस में है, ओस्ट में है, तो ओस्ट कहाँ पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, लेकिन ये जो टेबल है ना, ये टेबल आपको याद करनी ज़रूरी है, ठीक है। याद ऐसे मत करना कि भैया बिल्कुल ये रट्टू तोता बन जाओ, आप इसको नॉर्मली भी पढ़ के 2-4 बार पढ़ोगे ना, अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगी, ठीक है, और उसी से ये क्वेश्चन ऐसे ही निकल जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है ना, वो राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 106, मन चंगा तो कटौती में गंगा, उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ चुनिए। देखो ऐसा भी नहीं है कि भाई आपको लोकोक्ति मिली और कोई मुश्किल दे दी हो, बिल्कुल इजी पेपर आता है, अगर आप ध्यान से करोगे तो आपसे भी हो जाएगा। देखो फर्स्ट ऑप्शन है सामर्थ्य से अधिक बात करना, मन की शांति एवं पवित्रता ही सर्वानंद है, मन निरंतर अस्थिर रहना, मजबूर होकर काम करना, ठीक है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा कि मन की शांति ही पवित्रता ही सर्वानंद है। तो हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 107, ये क्या कहता है कि किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है, हमें बताना कर्मवाच्य किस में नहीं है। अब कर्मवाच्य आपको पता है कि वाच्य होते क्या हैं, वाच्य होते हैं जिसमें कर्ता कर्म और भाव का प्रधानता हो, ठीक है। इनमें इन तीनों में से किसी का बोध होता हो तो वो क्या होता है, वाच्य कहलाता है। उनके 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। तो इन्होंने हमें पूछा कि कर्मवाच्य नहीं है, बताना है। लड़के से रोया भी नहीं गया, बच्चों द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, महिलाओं द्वारा गीत गाए जा रहे हैं, अनंता के द्वारा हॉकी खेला गया, ठीक है। देखो अब देखो ये बच्चों द्वारा क्या पुस्तक पढ़ी जा रही है, पढ़ना क्या, पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो ये कर्म हो गया, ठीक है। तो कर्म पर दबाव दिया जा रहा है। महिलाओं द्वारा गीत गाए जा रहे हैं, क्या गाए जा रहे हैं, गीत, तो ये भी क्या होता है, कर्म मिल गया। अनंता के द्वारा हॉकी खेला गया, क्या खेला गया, हॉकी, तो ये भी क्या हो गया, कर्म पर दबाव दिया जा रहा है यहाँ पे भी। लेकिन लड़के से रोया भी नहीं गया, तो ये क्या है, एक भाव है कि उससे रोया भी नहीं गया, तो नहीं गया पे क्या हो रहा है, नहीं गया पे इसमें दबाव डाला जा रहा है। तो ये लड़के से रोया भी नहीं गया, ये एक तरीके का हमारा कर्मवाच्य नहीं है, ये हमारा भाववाच्य में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है ये ही राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 108, इसमें क्या कहा गया है कि किस विकल्प के शब्द परस्पर विपरीतार्थी नहीं है। विपरीतार्थी मतलब कि जो विलोम शब्द होते हैं वो नहीं है। ऑप्शन बताएं, देखो गृहस्थी, सन्यासी, कृश, स्थूल, अवसर, सुअवसर, चिरंतर, क्षणिक। देखो गृहस्थी सन्यासी बिल्कुल विपरीत है, कृष स्थूल जो है बिल्कुल विपरीत है, अवसर सुअवसर, देखो अवसर और सुअवसर दोनों ही एक दूसरे के क्या दे दिए इन्होंने, पर्यायवाची दे दिए, ठीक है। तो अवसर का जो वो क्या होगा, विलोम क्या होगा, अवसर का विलोम होता है संकट, ठीक है। तो अवसर का विलोम क्या होता है, संकट होता है, तो अवसर का विलोम संकट होगा, तो सुअवसर नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी 4 भी हमारा बिल्कुल राइट है, तो हमारा 3 ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने नहीं पूछा है, नहीं है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, इसमें क्या कहता है कि संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। अब देखो षट प्लस आत्मा, षडात्मा बिल्कुल ठीक है, उद प्लस शवसन, उच्छ्वसन बिल्कुल ठीक है, वाणी प्लस औचित्य, वाणिचित्य बिल्कुल ठीक है, और शीत प्लस ऋतु क्या है, शीत ऋतु बिल्कुल ठीक है। तो देखो अब ये जो है ना ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, देखो फ्रेंड मैंने है ना पीछे आपके जो टीजीटी वाला है वो भी, और इससे पहले भी जो पीजीटी का करवाया था 2021 का, उसमें भी है ना ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन डिटो आया हुआ है, वाणिज्योत्तर बिल्कुल सेम वर्ड आया हुआ है, वर्ड भी इन्होंने चेंज नहीं कर रखा, ठीक है। तो ये 2-3 बार आ गया है। मैं आपको बोलती हूँ कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप ये जो वीडियो मैं करा रही हूँ ना, आप इनको 2 से 3 बार देखिए, आपको बिल्कुल ही परफेक्ट याद हो जाएंगे, और उसके बाद जब आप पेपर में बैठोगे ना, पक्का 1 ना 2 क्वेश्चन तो आपको ज़रूर ही मिलेगा रिपीटेड, ठीक है। तो रिपीटेड में अगर हम 1 नंबर से भी पास होते हैं तो इसमें हम हर्जी क्या है, ठीक है, तो हमें पढ़ना चाहिए। देखो वाणिचित्य, अब इसमें क्या है, एक एक वर्ड का इन्होंने मिस्टेक करके दे देते हैं और फिर उसमें हमें कंफ्यूज कर देते हैं। देखो अब इसमें क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट हो जाएगा। वाणी प्लस औचित्य, वाणिचित्य। अब यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे 1 मात्रा दे दी, यहाँ वाणिचित्य में है ना 2 मात्रा आएंगी। देखो वाणी प्लस औचित्य है, तो मैं आपको इक्वल टू ही करके बता देती हूँ, ठीक है। वाणियों
औचित्य, यानी कि यहाँ पे ये 2 मात्रा आनी चाहिए थी और इन्होंने दे रखी है 1 मात्रा, तो ये यहीं पे क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रख लेना। कई बार है ना इसको गलत कर दे, इसको वाणी को यहाँ ऐसे लिख के दे दिया एक पेपर में, तो ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि ये यहीं पे ही आएगा। ठीक है, एक तरीके में ये औचित्य गलत करके दे दिया, औचित्य में 1 मात्रा ऐसे करके दे दी 1 मात्रा में। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे गलत हो गया। तो इस तरीके से छोटी छोटी मिस्टेक करके देते हैं वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो बाकी मैं आपको ये बता देती हूँ कि षड प्लस आत्मा जो है, षट प्लस आत्मा ये किस में हो जाएगा, ये हमारी व्यंजन संधि में हो जाएगी। उद प्लस षण ये भी हमारी व्यंजन संधि में हो जाएगी। वाणी प्लस औचित्य, वाणी औचित्य ये हमारी किस संधि में हो जाएगी भाई, वाणी प्लस औचित्य। अब देखो यह के आगे तय आधा है ना, तो ये क्या हो जाएगी हमारी यण संधि में हो जाएगा। शीत प्लस ऋतु, शीत प्लस ऋतु हमारी क्या हो जाएगी, गुण संधि में हो जाएगी, क्योंकि देखो री आ गया ना और री आ गया। अब ये मत बोलना कि मैम यहाँ पे भी री है तो यण संधि में आएगा, नहीं, ये री आ जाता है। अगर री आने के बाद वो रा बोला जाता है ना तो यण संधि में आता है, लेकिन यहाँ पे अर बोला गया है, शीत ऋतु, शीतर्तु, तो शीतर्तु जो अर बोला जाता है ना, तो ये क्या हो जाता है हमारे गुण संधि में आता है। ठीक है, तो थोड़ा साउंड पे भी काम कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 110, इसमें क्या कहा गया है कि कौन सा विकल्प कारक की दृष्टि से असंगत है, हमें बताना है कि असंगत कौन सा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि भाई मोहन कार से बाजार गया, करण कारक, मोहन कार से बाजार गया। देखो आप देखो ये जो है ना, ये जो से है ये साथ रहने की सेंस में, यानी कार से यानी कार में बैठ के वो कहाँ गया, बाजार गया, तो ये जो साथ रहने की सेंस में होगा वो करण कारक में आएगा, लेकिन जो अलग रहने की सेंस में होगा वो क्या होगा, वो अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बच्चा साइकिल से गिर गया, ये अपादान कारक। अब साइकिल से क्या है, गिरना, यानी कि साइकिल से वो अलग हो गया, गिर गया, तो अलग होने की सेंस में आ रहा है, अपादान कारक में हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अब देखो जो संप्रदान कारक है ये किस में आता है, इसकी जो परसर्ग चिन्ह है वो क्या है, के लिए, इसका जो परसर्ग कारक है के लिए है। अब के लिए तो इस पूरे वाक्य में कहीं भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद देखो लड़कियां कक्षा में बैठी हैं, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, अधिकरण का परसर्ग चिन्ह क्या होता है, में होता है और पर होता है। ठीक है, तो पर तो आया नहीं लेकिन में आया हुआ है, तो ये हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा, ये भी ठीक है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है ना वो राइट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने यही पूछा है कि जो असंगत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 111। ये क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा शब्द ईय प्रत्यय से निर्मित नहीं है, यानी कि जिनके पीछे ईय नहीं लगा हुआ है वो बताना है। देखो नारकीय, नारी नरक प्लस ईय। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ईय से जुड़ा हुआ। ठीक है, उसके बाद पाणिनीय यानी पाणिनि प्लस ईय, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पाणिनि मतलब कि किससे जुड़ा हो जाएगा, प्रत्यय से, ईय प्रत्यय से। जातीय, जात प्लस ईय। ठीक है, तो ये भी हमारा ईय प्रत्यय से जुड़ा हुआ है। लेकिन शोचनीय, शोचन कुछ नहीं होता, कोई अर्थ नहीं निकलता इस शब्द का, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना 2 राइट हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है क्योंकि इन्होंने नहीं पूछा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 112। विदेशी भाषा के उपसर्गों से निर्मित शब्द पहचानिए, यानी कि जो विदेश में उपजे हैं वो बताने, उनमें उनके मतलब कि हमें उपसर्ग बताने हैं। ठीक है, जो विदेश में, जो हमारे भारत में वो वाले नहीं, जो बाहर से हैं। देखो का, पथ, अध, जल, जो का है और अध है ये हमारे क्या हैं, हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग हैं। ओ और दो ये भी क्या है, हमारे संस्कृत और हिंदी के हैं। कुलक्षणी, चिरायु, कु जो है हमारा संस्कृत का शब्द है, चिरायु भी क्या है, हमारे संस्कृत और हिंदी के शब्द हैं, उपसर्ग। लेकिन बद और खुश, बदबू का बद, ठीक है, और खुशबू का खुश। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये हमारे जो हैं अरबी फारसी भाषा के शब्द हैं, हमारे हिंदी के और संस्कृत के नहीं हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने विदेशी भाषा ही पूछा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 113। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं, यानी कि कौन से के पर्यायवाची नहीं है, इन्होंने हमसे ये पूछा है। देखो खग, विहग, नवचर, बिल्कुल ठीक है।
यानी कि जो पक्षी होते हैं ना उनके पर्यायवाची हैं। पर्वत, शैल, आद्री यानी कि जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, उनके हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। धनुष, कोदंड, उड़ग, देखो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? धनुष और कोदंड तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन उड़ग नहीं है। उड़ग किसका पर्यायवाची होता है फ्रेंड्स? उड़ग होता है सांप का, ठीक है। और धनुष का तो आपको पता है एक तरीके का हथियार है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर पत्थर, पाषाणास्त्र में ये भी तीनों एक जैसे हो जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है ना वो राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 114। इसमें क्या कहता है कि किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हुआ है? हमें ये बताना है कि पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा है। देखो एकांकी, योगिनी, दर्जिन और भिन्नी। देखो जो एकांकी है ना ये एक तरीके की विधा है, ठीक है, यानी कि किस विधा में लिखा गया है। तो आप इस वाक्य बना सकते हो कि किस विधा में लिखा गया है, ये नाटक किस विधा में लिखा गया है, यानी कि पुल्लिंग है, ठीक है। योगिनी क्या है? योगिनी योग है इसका पुल्लिंग, और ये योगिनी क्या होगी? स्त्रीलिंग होगी। योगी जो है पुल्लिंग है, योगिनी स्त्रीलिंग है। दर्जी का क्या है? दर्जी पुल्लिंग हो गया, दर्जिन स्त्रीलिंग होगी। भील क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया, भीलनी स्त्रीलिंग होगी। तो हमारा जो एकांकी है ना ये हमारा पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि ये एक तरीके की विधा है कि एकांकी की जैसे नाटक है, नाटक किस विधा में लिखा गया है? एकांकी विधा में लिखा गया है, ठीक है। तो हमारा एकांकी हो जाएगा पुल्लिंग शब्द, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है कि काल के संदर्भ में कौन सा वाक्य हेतु हेतुमद भूतकाल का उदाहरण है? अब काल के संबंध में हेतु हेतुमद क्या होता है फ्रेंड्स? कि क्रिया होने वाली थी पर नहीं हुई, ठीक है। कोई चीज़ होने वाली थी पर नहीं हुई, रुक गई, तो वो क्या हो जाता है? हमारा हेतुमद भूतकाल हो जाता है। देखो ऑप्शन देखते हैं। घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं, ये नहीं हो सकता। इस साल बारिश अच्छी होने की संभावना है, ये भी नहीं हो सकता। तुम आते तो मेरा काम बन जाता, यानी कि मैंने आपको बताया था कि क्रिया होने वाली थी लेकिन नहीं हुई। तुम आते तो मेरा काम बन जाता, लेकिन अब नहीं बना, यानी कि तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है ना वो राइट हो जाएगा। सभी लड़के थक गए थे, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है ना राइट हो जाएगा, और यही इन्होंने पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आलसी होने के कारण उसने अवसर खो दिया। उक्त सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में रूपांतरित कीजिए। अभी हमें ये बताना है कि उक्त सरल संयुक्त वाक्य को, ये संयुक्त वाक्य है, इस सरल वाक्य इसको हमें संयुक्त वाक्य बनाना है। देखो सरल वाक्य तो आपको पता है सिंपल सेंटेंस कौन होते हैं, लेकिन संयुक्त वाक्य होते हैं जब 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करे, बीच में कोई ऐसा आ जाए जो संयुक्त करता हो, जोड़ता हो उस वाक्य को शब्द, तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एक होता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य डिपेंडेंट हो जाता है, जो कि पहले वाक्य पे पहला वाक्य प्रधान होता है, दूसरा वाक्य आश्रित होता है, ठीक है। तो वो मिश्र वाक्य में हो जाएगा। अब देखो संयुक्त वाक्य क्या कहा गया है कि आलसी बनकर खो दिया, आलसी बनने पर उसने अवसर खो दिया। जैसे ही वह आलसी हुआ अवसर खो गए, वह आलसी था इसलिए अब उसने अवसर खो दिया, ठीक है। तो देखो जो जोड़ने का काम करता है, आलसी बनकर अवसर खो दिया नहीं, ये तो सरल वाक्य ही हो गया। आलसी बनने पर उसने अवसर खो दिया, ये भी नहीं होगा। जैसे ही वह आलसी हुआ अवसर खो गया, यानी एक तरीके से ये वो हो गया, डिपेंड हो गया, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो वह आलसी था इसलिए उसने अवसर खो दिया, तो ये जो इसलिए जो है जोड़ने का काम कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है वही राइट हो जाएगा, यही संयुक्त वाक्य बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 117 ये क्या कहता है? वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है? हमें असंगत बताना है। देखो जिसकी पूर्ति आसानी से हो जाए वो क्या होगा? सुपूर्य, जो कठिनता से भेदा जा सके दुस्तर, मानसिक भाव छिपाना अभिहितता, अच्छाई और बुराई का गुण विवेक। तो देखो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर जो गलत हो जाएगा ना 2 गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कठिनता से भेदा जा सके वो दुस्तर नहीं होता, वो होता है दुर्भेद। देखो वो होता है दुर्भेद्य, ठीक है। तो जो कठिनता से भेदा जा सके वो दुर्भेद्य होता है, ना कि दुस्तर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है ना ये राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किस विकल्प में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का योग हुआ है? यानी कि उपसर्ग भी हो और प्रत्यय भी हो, यानी कि वर्ड जो है एक मूल शब्द के आगे भी जुड़ा हो और मूल शब्द के पीछे भी जुड़ा हो। देखो पारिवारिक में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ पीछे जुड़ा है, यानी कि परिवार प्लस इक, ठीक है, यानी कि इसमें आगे नहीं जुड़ा हुआ, क्योंकि उन्होंने उपसर्ग भी तो बोला है, तो ये नहीं हो सकता,
ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, देखो ये सॉरी ये क्या है काल्पनिक। देखो कल्पना ये हमारा मूल शब्द हो गया, ठीक है, और प्लस एक, तो ये क्या बन गया, काल्पनिक बन गया, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता। देखो उसके बाद रसायन, रसायन प्लस एक, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें भी आगे कुछ नहीं जुड़ा हुआ। अब देखो नेक्स्ट फिर है पार्श्विक। पार्श्विक क्या है, देखो शव है, अब शव के आगे जो जोड़ दिया इन्होंने पा जोड़ दिया, और पीछे क्या जोड़ दिया, इक जोड़ दिया। तो ये हमारा कौन सा प्रत्यय हो गया, ये हमारा उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 119, ये क्या कहता है कि 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना, ठीक है। 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना मतलब, इसका मतलब क्या होता है, देखो कुछ ऐसे बोलते हैं ना कि भाई 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना, कि भाई ये तो है ना अपनी खिचड़ी अलग ही पकाएगा, यानी कि जो ग्रुप से अलग हो जाए, जो बहुमत से अलग हो जाए। तो देखो बहुमत से अलग रहना यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी का शासन होना नहीं, आय के अनुसार व्यय नहीं, किसी के वश में होना नहीं, बहुमत से अलग होने, यानी कि कोई ग्रुप है इकट्ठा काम कर रहा है लेकिन एक दो जना जाके अपना अलग काम करना शुरू कर देता है, तो उसी के लिए ये मुहावरा प्रयुक्त होता है कि 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस वाक्य में संबंधसूचक अव्यय का प्रयोग किया गया है। संबंधसूचक अव्यय, देखो संबंधसूचक अव्यय क्या होता है, यानी कि संबंधसूचक अव्यय का मैं आपको बताती हूँ। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर, यानी कि आपको एक संज्ञा का शब्द दे दिया उसके बाद में आता है, लेकिन जो बाद में आकर के जो संज्ञा है ना उसका संबंध किससे दिखा दिया, किसी दूसरे शब्द से दिखा दिया, तो वो क्या होता है, हमारा संबंधसूचक अव्यय हो जाता है, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं। मैं भली भांति जानता हूँ आज विराट की जगह रोहित खेलेगा, यदि तुम सत्य बोलोगे तो इनाम पाओगे, बाप रे अंधेरे में कोई खड़ा है। देखो मैं भली भांति जानता हूँ, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, कोई भी संबंध की बात नहीं की गई है। बाप रे अंधेरे में कोई खड़ा है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह हो गया, तो इसमें ये भी नहीं हो सकता हमारा। यदि तुम सत्य बोलोगे तो इनाम पाओगे, ये एक तरीके से क्या रख दी, कंडीशन रख दी, ठीक है, स्थिति रख दी, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये राइट हो जाएगा कि आज विराट की जगह क्या कौन खेलेगा, रोहित खेलेगा। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि संबंधसूचक वाक्य में कि संज्ञा के बाद आकर, संज्ञा के बाद आता है। देखो आज विराट की जगह, विराट क्या है, एक तरीके का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, तो संज्ञा के बाद क्या आया, की और जगह, ठीक है, ये आ गया रोहित खेलेगा। अब ये जो संज्ञा का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, रोहित पे पड़ रहा है, रोहित का प्रभाव किससे पड़ रहा है, विराट पर पड़ रहा है, कि भाई आज विराट की जगह रोहित खेलेगा, की जगह हो ना हो लेकिन खेलेगा कौन, रोहित खेलेगा, क्यों, विराट के मतलब विराट की जगह, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि भाई क्या कहा है कि संज्ञा के बाद में आकर के और क्या किया उसने, संज्ञा का संबंध किसी वाक्य के दूसरे शब्द यानी कि जो रोहित है इससे बना दिया, ठीक है। तो ये हमारा संबंधवाचक संबंधसूचक अव्यय हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि भाई पृथ्वीराज रासो के विषय में, देखो फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मैंने 91 से शुरू किए थे और 120 तक अभी किए हैं, तो यहाँ तक सारे ही क्वेश्चन ग्रामर के, एक भी क्वेश्चन आपका जो कि है साहित्य से नहीं लिया गया, सारे ही क्वेश्चन आपके व्याकरण से लिए गए थे, ठीक है। यानी कि आपकी जो 30 क्वेश्चन है ना वो तो ग्रामर से ही लिए गए हैं, 30 क्वेश्चन ये हो जाएंगे और भाई 15 आपके वे, यानी कि कितने क्वेश्चन का आपका सिर्फ ग्रामर का पोर्शन आता है, सोच के देखो, ठीक है। तो ग्रामर अपनी बहुत ही ज़्यादा पक्की कर लो, क्योंकि ग्रामर में से भी आप पास हो सकते हो, ठीक है। तो यानी कि 30 क्वेश्चन अगर आपको ये दे दिए इन्होंने ग्रामर के, तो जो 30 क्वेश्चन है बाकी उसमें साहित्य आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको देख के चलना है कि कितने का क्या पोर्शन आ रहा है, कितने का क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर कोई बता देगा तो बात अलग होती है, लेकिन बताता नहीं है तो फिर आपको खुद से ही ये देखना होता है। आपने पीछे PYQs लगाए होंगे तो सब में एक एक चीज़ देखो कि भी किस में कितना क्या पोर्शन आया। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैम NCERT के कितने क्वेश्चन आते हैं, तो वही इसमें है ना कोई भी ये गारंटी वाली चीज़ नहीं है कि भी कितने क्वेश्चन आ जाएँ, किसी में 4 भी आ सकते हैं, किसी में 5 भी आ सकते हैं, ठीक है। पीछे मैंने एक PGT का PYQ करवाया था तो उसमें भी क्वेश्चन आए हुए थे, उसमें 4 एक साथ दे दिए थे, ठीक है। तो ये कोई भी मैं आपको मतलब एकदम से ये नहीं बता सकती एक्यूरेट कि भाई इतने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आप देख लें मैक्सिमम जो है 4 से 5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं 121। देखो क्या कहता है
पृथ्वीराज राजस्व के विषय में कौन सा तथ्य नहीं है। देखो अब यहाँ से आपका साहित्य स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो आचार्य शुक्ल के अनुसार यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित वह संस्कृत में 69 समय है, यानी 69 समय है। उसके बाद है इसमें श्रृंगार एवं वीर रस की प्रमुख मतलब वीर रस प्रमुख है। यह काव्य डिंगल मिश्रित भाषा में परिचित है। देखो फ्रेंड्स, फर्स्ट हमारा ऑप्शन नंबर है कि यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य, किसके अनुसार, आचार्य शुक्ल के अनुसार। नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित वृत्त संस्कृत में 69 समय है। देखो एक चीज़ और, ये नागरी प्रचारणी सभा है ना, इसके भी मतलब कि क्वेश्चन आए हुए इस टॉपिक पे। मैंने आपको दिखाया था कि भाई जो हमारा स्टार्टिंग में मैंने 2019 के करवाए हैं टीजीटी पीजीटी में, और बीच में भी जो पीवाईक्यू करवाई ना, तो उसमें भी ये टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए थे। कभी तो इसका प्रकाशित समय पूछ लिया, कभी इसकी स्थापना में कौन कौन से कवि शामिल थे ये पूछ लिया। ठीक है, और आज इन्होंने इसमें ये बता रखा है। तो आप ये चीज़ है ना, आप ये टॉपिक देख लिया करो कि कौन सा टॉपिक जो है जो बार बार रिपीट हो रहा है, वो आप है ना अपने नोटबुक में नोट कर लिया करो। ठीक है, और उस टॉपिक को आप डिटेल में करने की कोशिश करो, क्या पता इसी टॉपिक से और कोई क्वेश्चन आ जाए आगे। ठीक है, तो ये नागरी प्रचारणी सभा है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रखा है इन्होंने, पृथ्वीराज राजस्व के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है, नहीं बताना है। फर्स्ट सही है, सेकंड भी सही है, इसमें श्रृंगार और वीर रस प्रमुख है, ये भी सही है। लेकिन ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्यों, यह काव्य डिंगल मिश्रित भाषा में रचित है। तो भाषा है ना, इनकी दो भाषा थी, तो ये डिंगल भाषा जो है गलत है, यहाँ पे पिंगल भाषा आनी थी। ठीक है, तो जो पिंगल भाषा है ना, तो पिंगल मिश्रित भाषा में रचित है, ना कि डिंगल में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिल्वर वेडिंग की कहानी की मूल संवेदना है। देखो फ्रेंड्स, अब ये जो सिल्वर वेडिंग है ना, ये आपका एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, अभी अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर दे दोगे, लेकिन अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा ना, तो आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। ये जो चैप्टर है ये आपके क्या है, 12th क्लास की बुक है एक, जिसका नाम है वितान। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है उसमें से लिया गया है। तो आप है ना एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि ये ना एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ठीक है, तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। और ये क्या है, अभी ना कहानी की मूल संवेदना बता रखी है ये, तो ये चीज़ है ना, हम जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो हमें तभी समझ में आएगी कि इसकी क्या कहानी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखो, आधुनिक जीवन शैली का अंधानुकरण, आध्यात्मिकता एवं नैतिकता का ह्रास, पीढ़ी अंतराल से उत्पन्न सामंजस्यहीनता, बौद्धिकतावादी दृष्टिकोण, इनमें से हमें ये बताना है कि इसका कौन सा आंसर है जो कि राइट है। देखो हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना 3 राइट हो जाएगा। क्यों, देखो पीढ़ी अंतराल से उत्पन्न सामंजस्यहीनता, ये ही इस चैप्टर की मूल संवेदना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या हो जाएगा 123, असंगत कथन चुने हैं। इसमें हमें क्या बताना है, असंगत बताना है। लघु मानव की धारणा नई कविता की प्रवृत्तिगत विशेषता है। प्रयोगवादी कविता हास्योन्मुख मध्यम वर्गीय जीवन का चित्रण है। प्रपद्यवाद छायावाद का पर्याय है। श्रीनिवास दास कृत रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांतक नाटक माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा कि प्रपद्यवाद छायावाद का पर्याय है, ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 124। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। देखो, छंदों का बंधन नई कविता की मुख्य विशेषता है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, नागार्जुन रचित काव्य पंक्तियां हैं। हिंदी गज़ल विधा के प्रवर्तक दुष्यंत कुमार को माना जाता है। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ पंक्तियों की रचयिता भवानी प्रसाद हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है कि छंदों का बंधन नई कविता की मुख्य विशेषता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 125। ये क्या कहता है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। काव्य की पंक्तियाँ हैं। तो ये पंक्तियाँ जो हैं किस काव्य की हैं, निराला जी राम की शक्ति पूजा से, निराला की सरोज स्मृति से, अज्ञेय की असाध्य वीणा से, मुक्ति बोध की ब्रह्म राक्षस से। तो ये किसकी रचना है,
तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 2, जो कि है निराला जी की सरोज स्मृति से। ठीक है, कौन सी है ये? देखो, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो ये निराला जी की सरोज स्मृति से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घर की याद। अब घर की याद कविता में कवि का संदेश वाहक है। देखो, अब ये जो घर की याद है ना फ्रेंड्स, ये भी क्या है? एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, और ये भी आपका कौन सी क्लास से लिया गया है? ये आपका 11th क्लास से लिया गया है। ठीक है, जो 11th क्लास की आपकी वो आरोह बुक होती है ना, एनसीईआरटी की आरोह, तो उसमें से लिया गया है ये घर की याद। तो जिसने भी ये कविता पढ़ी होगी तो उसको पता होगा इसका आंसर। ठीक है, कि भाई ये कविता का कवि का संदेश वाहक है, सावन, ग्रीष्म, बसंत या शरद। तो फ्रेंड्स हाँ, जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, सावन। ठीक है, तो अपनी एनसीईआरटी पर भी ध्यान दो, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, हम फिर मुंह की तरफ देखते हैं एक दूसरे के। ठीक है, अगर हम पढ़ के जाएंगे ना तो हमें इस चीज़ की कोई भी मतलब कि ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी कि भाई क्या आंसर होगा। ठीक है, पढ़ने में कुछ नहीं जाता फ्रेंड्स, क्योंकि है ना, देखो और कोई सब्जेक्ट हो तो मानो भी, लेकिन जो हिंदी है ना, हिंदी में सारी चीज़ें क्या हैं, एक तरह एक कहानी की तरह दी गई है। कहानी पढ़ लो, एक दिन एक कर लो। ठीक है, तो ऐसे है ना चीज़ें हमें याद हो जाएंगी, वरना ऐसे बिना पढ़े तो हम हमेशा सोचते ही रहेंगे पढ़े या नहीं पढ़े, पढ़े या नहीं पढ़े। ठीक है, बिना पढ़े तो कुछ भी दिमाग में नहीं आता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से एक विकल्प सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें से हमें ये बताना है कि जो सुमेलित ना हो। ठीक है, देखो, चिरो जीव जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ए वृष भानुजा, वे हलधर के वीर, अभंगश्लेष, खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, जगी सुरभि डोल मधुबाल, लक्षणा शब्द शक्ति, नील सरोरु है श्याम, तरुण अरु बारिज नयन, करहु सोमो उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन, माधुर्य गुण। फिर है चिक्कर ही दिग्गज डोल मही, अहिलोल सागर खर भरे, मन हरक सब गंधर्व सुरमुनि नाग किन्नर दुख टरे। देखो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है ना, ऐसा कहते हैं ना कि भाई हम जो भी काम करते हैं वो कहीं ना कहीं जाके कभी भी क्या होता है, हमारे लिए काम में ज़रूर आता है। हम कुछ भी कार्य करते हैं तो वो बेकार नहीं जाता, कभी ना कभी आता है। तो ये जो 4th ऑप्शन है, देखो 4th ऑप्शन की जो ये आपको ये पंक्तियाँ दी गई है ना, ये पंक्तियाँ ना ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? ये पंक्तियाँ ना मैंने पढ़ी थी। मैंने जो ये हमारा क्या कहते हैं, सुंदरकांड होता है ना, जो हमारे हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ होता है, तो उनमें मैंने ये पढ़ी हुई है ये पंक्तियाँ। ठीक है, तो उन्हीं में से ली गई और मुझे एकदम से याद आया कि भाई ये तो वहाँ से ली गई हैं। तो क्या कहते हैं कि कुछ भी काम करो वो जीवन में काम ज़रूर आता ही है, आज नहीं तो कल आएगा, और कोई किसी ना किसी चीज़ में ज़रूर आएगा। तो ये जो है ना, ये पंक्तियाँ मैंने वहाँ पे पढ़ी थी, सुंदरकांड का जब पाठ किया था तो उसमें मैंने ये पढ़ी थी। और ये देखो वैसे के वैसे ही पंक्ति यहाँ पे है, आप जाके देख भी सकते हैं। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या बताया कि इनमें से कौन सा अलंकार है, कौन सी शब्द लक्षणा शब्द शक्ति है, ये बताना है कि कौन सी पंक्ति में क्या है। लेकिन इन्होंने बताया है कि भाई असंगत, इसमें सुमेलित नहीं है, हमें असंगत बतानी है। असंगत बताने से पहले मैं आपको है ना इसकी डिटेल बताती हूँ कि भाई इनमें जो जैसे इन्होंने दे रखा है अभंगश्लेष, इसका क्या अर्थ होता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने दे रखा है लक्षणा शब्द शक्ति, उसका देखो सबसे पहले अभंगश्लेष। अभंगश्लेष का क्या मतलब होता है भाई? देखो अभंगश्लेष क्या होता है कि जब शब्दों को तोड़े बिना ही किसी शब्द के 2 अथवा 2 से ज़्यादा अर्थ निकलते हों। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा अभंगश्लेष होता है। अभंग मीन्स क्या होता है, जो भंग न किया गया हो, यानी कि जब शब्दों को तोड़े बिना ही, भंग करे बिना ही शब्दों के 2 अथवा 2 से अधिक अर्थ निकले तो वो क्या होता है, हमारा अभंगश्लेष होता है। ठीक है, फिर है खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, जगी सुरभि डोले मधुबाल, लक्षणा शब्द शक्ति। अब लक्षणा शब्द शक्ति क्या होता है, ऐसी शब्द शक्ति जो मतलब कि शब्द को जिस शब्द शक्ति से उसका साधारण से भिन्न और दूसरा वास्तविक अर्थ प्रकट होता है, यानी कि जो सिंपल सा अर्थ हो उससे अलग और वास्तविक रियल हो। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा, वो हमारा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ठीक है, अब देखो
उसके बाद माधुर्य गुण, यानी कि ये जो इधर दे रखा है ना माधुर्य गुण, इसमें क्या होता है, जिस काव्य रचना को पढ़ने या सुनने से मन में आनंद उल्लास भर जाता है वो माधुर्य गुण होता है। इसमें जिसमें आनंद हो, उल्लास हो, ये हमारे मन में भर जाता है तो वो माधुर्य गुण होता है। फिर है ओज गुण। ओज गुण क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि ओज गुण में क्या होता है कि जिस काव्य रचना को पढ़ने या सुनने से मन में उत्साह और प्रेरणा और ऊर्जा का संचार होता है, ठीक है, तो वो ओज गुण में आता है। देखो माधुर्य गुण में मैंने आपको बताया कि भाई आनंद और उल्लास, ठीक है, आनंद और उल्लास, एक मिनट, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। और जो और ये जो गुण हैं ओज गुण, इसमें मैंने आपको बताया है कि भाई उत्साह, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मैच मत करना, ठीक है। प्रेरणा यानी किसी से मोटिवेशन लेना, ठीक है, उत्साह भर जाना कि ये काम तो अब करना ही है, ठीक है, ऊर्जा का संचार होना हमारे शरीर में, तो ये ओज गुण में आ जाता है। अब इन्होंने क्या पूछा है कि भाई कौन सा सुमिलित नहीं है इन चारों में से। देखो इन चारों में से हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। एक मिनट फ्रेंड्स, कौन सा क्वेश्चन है ये, 127। देखो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 राइट, ठीक है। 1 राइट क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये अभंग श्रेणी से मैच नहीं करता है। चिर जीरो जोरी जुड़े, क्यों न संदेह गंभीर, को घटी ए वर्ष भानुजा हे बेहलदर के वीर, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो निम्न में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत है, हमें ये बताना है कि कौन सा जो है ये असंगत बताना है। देखो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मृगावती कुतुबुन, ठीक है, उसके बाद है पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, फिर है मधुमालती मंजन, और आखिरी कला मलुदाद, देखो मल्ला दाऊद। अब है ना, देखो मृगावती कुतुबन जी की है, बिल्कुल ठीक है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है, बिल्कुल ठीक है, मधुमालती मंजन की है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आखिरी कलाम है ना फ्रेंड, ये क्या है, ये मुल्ला दाऊद की नहीं है, ठीक है, तो ये मुल्ला दाऊद की नहीं है, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट क्या होगा कि भाई जो आखिरी कलाम वो किसकी है, ये हमारी इसी की है, मलिक मोहम्मद जायसी, ये मलिक मोहम्मद जायसी, ये आपको दे रखा है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो ये पद्मावत की है, लेकिन आखिरी कलाम भी मलिक मोहम्मद जायसी की है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है ना वो राइट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने गलत पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है, यह हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा है, नमक कहानी के आधार पर बताए कि निम्न में से मेवा किसे कहा गया है। देखो फ्रेंड्स ये जो है ना, ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी से लिया गया है, जो नमक चैप्टर है एनसीईआरटी का ही है, और ये किससे है, ये 12th क्लास की ही बुक है, ठीक है। तो आप है ना एनसीईआरटी भी पढ़नी है आपने, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताए हैं अभी देख के कि भाई इनमें से ये 3rd या 4th क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी से आया हुआ है, ठीक है, 11th-12th की। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि है कीनू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 क्या कहता है कि आदिकाल के संदर्भ में असंगत कथन चुनिए, यानी कि हमें गलत बताना है आदिकाल के उसमें संदर्भ में। देखो साहित्य लेखन की सर्वोत्कृष्ट पद्धति विधेयवादी पद्धति है, जिसे जनक बेन तेन महोदय हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्योंकि एक विधेयवादी पद्धति होती है उसके जनक बेन तेन जी हैं और ये सर्वोत्कृष्ट पद्धति मानी गई है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदिम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं, प्रत्युत ग्रियसन है, उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 84 सिद्धों में 3 महिला सिद्ध लक्ष्मीकारण, मणिभद्रा और कनकलता हैं। देखो फ्रेंड्स ये देखो इन्होंने पूछा है कि इन्होंने कहा है कि 84 सिद्ध, अब जो 84 सिद्ध हैं, सिद्ध कौन से होते हैं, 84 होते हैं, सिद्ध 84 होते हैं, ठीक है। अब देख 84 में क्या होते हैं, जो 80 होते हैं ना वे तो होते हैं पुरुष, ठीक है, 80 पुरुष होते हैं, लेकिन जो 4 होती हैं ना वे क्या होती हैं, स्त्रियाँ, ठीक है। अब 4 स्त्रियाँ होंगी यानी महिलाएं होंगी, तो इन्होंने सिर्फ ये बोला कि यहाँ 3 महिला हैं, लेकिन यहाँ है ना 4 महिलाएं, लक्ष्मीकरा, मणिभद्रपा, कनलखा, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक और है जो कि क्या है, हमारी एक महिला उन्होंने लिख नहीं रखी है, लेकिन उनका नाम क्या है, मेखलापा,
ठीक है। ये जो है ये मेखलापा, ये जो है हमारी 4th नंबर की जो है महिला है। अब देखो इन्होंने बोला कि 3 स्त्रियाँ, अब यहाँ पे 4 होनी चाहिए और चारों के नाम होने चाहिए, लेकिन एक का इन्होंने दे नहीं रखा। तो देखो ये भी मेरी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने ये भी क्या है, ये भी आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने असंगत पूछा ना। तो देखो ये भी असंगत है, तो इन्होंने आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही दे रखा, अभी दोनों तो दे नहीं सकते। तो आई होप है ना इसमें आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिला होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 भी ठीक है कि शुद्ध होगा, प्रधान केंद्र श्रीपद है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, लेकिन 3 भी है, क्योंकि अगर यहाँ पे ये दे देते कि 84 सिद्धों में, देखो 80 तो क्या होंगे, पुरुष हो गए, लेकिन 4 क्या हो गई, महिलाएं होंगी। 4 महिलाएं कौन कौन सी हो गई, एक तो है देखो लक्ष्मीकरा, मणिभद्रपा, कनकलापा, एक और है मेखलापा, ठीक है। तो ये 4 महिलाएं हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रख सकते हैं, आगे आपको क्या पता क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131। ये क्या कहता है कि भाई भक्ति काल से संबंधित असत्य कथन चुनिए, यानी गलत बताना है। खेती ने किसान को भिखारी ने भीख भली, बनिक को बनिज ने चाकर को चाकरी। उक्त पंक्तियों के सर्जक तुलसीदास हैं। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सकता है। उक्त कथन आचार्य शुक्ल ने सूरदास के काव्य के संदर्भ में कहा है। 1455 साल गए चंद्रवर एक ठाठ गए। उक्त पंक्ति में संत कबीर के जीवन से संबंध है। ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार अद्वैतवाद है। तो इनमें से कौन सा असत्य है जो कि गलत बताना। देखो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है असत्य है। क्यों है भाई, देखो प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सकता है। उक्त कथन आचार्य शुक्ल ने सूरदास के काव्य के संदर्भ में कहा है। तो ये जो कथन है ना, ये शुक्ल जी ने है ना, ये किसके लिए कहा है, ये शुक्ल जी ने नहीं कहा है, ये कहा है हमारा तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। मैं इधर लिख देती हूँ, गोस्वामी तुलसीदास। कहीं है ना आपको क्या मिलेगा, खाली गोस्वामी लिखा मिलेगा, तो आप ये मत सोचना कि भाई ये गलत है, क्योंकि खाली गोस्वामी भी इनका ही नाम है, गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि घनानंद को साक्षात रक्त मूर्ति, प्रेम की पीर एवं यातना का कवि कहकर संबोधित करने वाला विद्वान कौन सा विद्वान है। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हजारी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा। तो इन चारों में से फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा हमारा 3, जो कि है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे मालिक एक सूर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। यह इबादत किसके द्वारा की गई है। तो यह इबादत किसके द्वारा की गई है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद सलार हुसैन खां, उस्ताद अली बख्श, उस्ताद पैगंबर बख्श खां। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, जो कि है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 134। इसमें क्या कहा गया है कि भाई नीलू नीलिमा नीलोफर उपन्यास के रचयिता हैं। तो इनमें से कौन है कि भाई जो नीलू नीलिमा नीलोफर ये जो उपन्यास है इसके रचयिता कौन है। तो देखो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है संजीव, असगर वजाहत, निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी। तो फ्रेंड्स हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, जो कि है भीष्म साहनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा 135 क्या कहता है कि हिंदी शब्द के सामान्य अर्थ के अंतर्गत वे बोलियां आती हैं जो थोड़े से स्थानीय भेदों और परिवर्तनों के साथ बनारस और बिहार तथा समर्पित तथा विजित प्रांतों के अधिकांश हिंदू जन समूह द्वारा व्यवहृत होती हैं। यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है ये किसका है, तो ये हमारा विलियम प्राइस का है, गिल क्राइस्ट का है, लॉर्ड हेमहर्स्ट का है, या फिर हमारा हो जाएगा कैप्टन टेलर का है। तो फ्रेंड्स हमारा जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि लॉर्ड हेमहर्स्ट का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई असंगत कथन चुनिए, हमें असंगत कथन चुनना है। भूषण को कवि भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्रसार ने प्रदान की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकालीन कवि केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। आचार्य शुक्ल ने घनानंद के बारे में कहा है कि
इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रिज भाषा लिखने में कोई और कवि समर्थ नहीं हुआ। महाकवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई ब्रिज भाषा में लिखित काव्य ग्रंथ है। तो देखो इनमें से हमारा असंगत बताना। देखो हमारा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो 2 है ना ये असंगत है। असंगत क्यों है? क्योंकि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना, इनको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकालीन कवि केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा। तो देखो कठिन काव्य का प्रेत तो कहा गया है केशव दास जी को, लेकिन ये क्या है, आचार्य जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं कहा, ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने इनको क्या कहा है कि भाई कठिन काव्य का प्रेत कहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है जो वो राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है हमारा 137। देखो 137 क्या कहता है कि भाई हमें ये बताना है कि इनमें से डायरी के पन्ने नामक जो है कहानी, ये अंश लेखक ने किट्टी का संबोधन किसे दिया। देखो ये डायरी का पन्ना फिर आगे नहीं, फिर से एनसीईआरटी है, यानी कि 4th क्वेश्चन ये हमारा एनसीईआरटी का हो गया। ठीक है, यानी 4 क्वेश्चन तो मैंने अभी अभी आपको दिखा दिए हैं और आगे भी आने वाले हैं वो भी बताऊंगी अगर आएंगे तो। ठीक है, तो देखो माँ को, बहन को, अध्यापिका को या गुड़िया को, तो जो ये चैप्टर पढ़ा होगा भाई उसको ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि डायरी के पन्ने नामक डायरी अंश में लेखिका ने किट्टी का संबोधन किसे दिया है। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट हो जाएगा, जो कि है हमारा 137। ठीक है, तो 137 में क्या है कि भाई अध्यापिका को इन्होंने क्या कहा है, डायरी के पन्ने नामक डायरी अंश में लेखिका ने किट्टी का संबोधन दिया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, सॉरी गुड़िया राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये अध्यापिका को नहीं, तो इसके लिए सॉरी, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना 4 राइट हो जाएगा, जो कि हमारी गुड़िया को। ठीक है, तो इसे ही संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 138। देखो 138 में क्या कहा गया? उदाहरण एवं अलंकार की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। ठीक है, यानी इसमें अलंकार दिए हुए हैं तो हमें इसमें क्या बताना है? असंगत बताना है। ठीक है, तो चलिए देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? उर अंकुरित गर्भ तरु भारी अलंकार, रूपक अलंकार। तो उर अंकुरित गर्भ तरु भारी रूपक अलंकार है। कोमल कुसुम समान देह हा हुई तप्त अंगारमयी उपमा अलंकार है। बसन देहु ब्रिज में हमें बसन देहु ब्रिजराज श्लेष अलंकार है। मुनि तापस जिनते दुखी लही ते नरेश बिनु पावक दही भी भावना अलंकार है। देखो अब सबसे पहले हमें ना आपको अलंकार के बारे में बताते हैं जो उन्होंने दिए गए हैं। सबसे पहले रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है कि उपमान में उपमेय का आरोप हो। ठीक है, जिस वाक्य में कि उपमान में उपमेय का आरोप हो तो वो क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। सेकंड में है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है कि जहाँ उपमान और उपमेय में समता बताई जाए, यानी कि यहाँ पे समान बता रखा है, समता बताई जाए उपमान और उपमेय, वो क्या होता है? हमारा उपमा अलंकार होता है। जैसे कि आपको अगर ये दे दिया जाए कि सा, जैसा, ज्यों, सदृश, समान, ठीक है, तो ये भी हमारे किस में आ जाएगा? उपमा अलंकार में आ जाएगा। फिर है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है कि वे एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों। ठीक है, जहाँ पे एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों। ठीक है, जहाँ किंतु कोई भी मतलब की चीज़ अलग ना हो। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? हमारा श्लेष अलंकार हो जाता है। आप सिंपल से याद रख लेना कि भाई एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों, वो हमारा श्लेष अलंकार में होता है। फिर है हमारा विभावना अलंकार। विभावना अलंकार क्या होता है कि भी कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन। ठीक है, यानी कि हमारे पास रीज़न नहीं होता कि भी वो कार्य किस रीज़न से वो क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसकी उत्पत्ति का वर्णन नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो वो हमारा विभावना अलंकार में होता है। ठीक है, तो इन्होंने असंगत पूछा है। तो देखो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? वह ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, जो क्या है? बसन देहूँ ब्रिज में हमें बसन देहूँ ब्रिजराज। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा था कि हमने श्लेष अलंकार में क्या बताया था? मैंने श्लेष अलंकार में कि भाई ये क्या होता है कि वर्ड बेस सके को लेकिन अर्थ अलग अलग हो, लेकिन इसमें क्या है? अर्थ इन्होंने सेम दे रखे। बसन देहूँ यानी बसने देना। ठीक है, हमें बसन देहूँ ब्रिजराज, ब्रिजराज को बदला हमें बसने देना, तो क्या है हमारा असंगत? यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है 139। देखो नाटक व नाटककार की दृष्टि से असंगत बताना है। अंधेर नगरी, चंद्रावली, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ध्रुव स्वामी, अजातशत्रु, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर युगे युगे क्रांति, विष्णु प्रभाकर, शाटिया, राजश्री, जगदीश चंद्र माथुर।
तो देखो ये हमारा बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 ये सारे इनके ही हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 देखो, ऑप्शन नंबर 4 का जो शारदी है ना, ये तो जगदीश चंद्र माथुर का ही है, ठीक है। लेकिन जो राजश्री है ना, राजश्री जगदीश चंद्र माथुर का नहीं है, राजश्री जो है हमारा जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। तो ये जयशंकर प्रसाद का ये राजश्री, तो ये हमारा गलत हो, जयशंकर माथुर जो है वो गलत हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है ना वही राइट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने असंगति पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भाई निम्न कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है। देखो, ब्रह्म संप्रदाय, मध्वाचार्य द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद, श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद और सनकादिक संप्रदाय, निम्बाचार्य अचितन्य भेदोभाद। देखो ये भी है हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है ना, ये मतलब कि सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अचित्य भेदोभाद नहीं होगा, यहाँ पे है ना निम्बाचार्य जो है ये किस में आएगा, ये हमारा आ जाएगा द्वैताद्वैतवाद में, ठीक है। मैं आपको लिख के बता देती हूँ, द्वैतवाद, ठीक है। तो ये जो निम्बाचार्य है ना हमारा ऑप्शन नंबर इधर इससे राइट होगा, ठीक है। तो ये जो गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही राइट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने नहीं पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भी अपू के साथ 2.5 साल रचना किस विधा में है, ठीक है। तो ये इसकी हमें विधा बतानी है, तो ये किस विधा में लिखी गई है। देखो ऑप्शन नंबर 1 है डायरी, फिर है रिपोर्टाज, फिर है संस्मरण और उसके बाद है यात्रावृत्त, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे संस्मरण है एक तरीके का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम इस पर चलते हैं, जो कि हमारे रघुवीर सहाय की रचना नहीं है। अब हमें बताना है कि कौन सी रचना इनमें से रघुवीर सहाय की नहीं है। देखो, आत्महत्या के विरुद्ध, फिर है लोग भूल गए, सीढ़ियों पर धूप में और चक्रव्यूह, मतलब कि ये 4 हैं। आत्महत्या के विरुद्ध, चक्रव्यूह, लोग भूल गए, सीढ़ियों पर धूप। देखो जो आत्महत्या के विरुद्ध है, लोग भूल गए और सीढ़ियों पर धूप, ये हमारी रघुवीर सहाय जी की रचना है। लेकिन जो चक्रव्यूह है ना, ये हमारी रघुवीर सहाय जी की रचना नहीं है। अगर ये रघुवीर सहाय जी की नहीं है तो किसकी है, तो ये हमारी हो जाएगी, देखो कुंवर नारायण जी की हो जाएगी, ठीक है, कुंवर नारायण जी की हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 143, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है। पैर तले की ज़मीन, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और क्या है आधे अधूरे। तो इन चारों में से कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, जो कि है लहरों के राजहंस, ठीक है। हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा 144 क्या कहता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुटज को गाड़े का साथी क्यों कहा गया है। अब देखो जिसने भी ये चैप्टर पढ़ा होगा वो मतलब उसको पता होगा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि ये भी जो चैप्टर है ये चैप्टर भी NCERT से लिया गया है, ठीक है। तो देखो, तो गाड़े का द्विवेदी ने कुटज को गाड़े का साथी क्यों कहा गया है। देखो, कुटज विपत्ति काल में काम आता है, कुटज के पुष्प निर्धनों के लिए कमल समान है, कुटज रोगनाशक है, कुटज एक बहुउपयोगी पेड़ है। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, क्योंकि कुटज विपत्ति काल में काम आता है, तो ये हमारा जो है इसीलिए इन्हें कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 145 इसमें क्या कहा गया है कि पत्रिका एवं संपादक की दृष्टि से असंगत विकल्प, यानी कि जो संगत नहीं है वो बताना है। सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुदर्शन देवकीनंदन खत्री, समालोचक ईश्वरी प्रसाद शर्मा, इंदु अंबिका प्रसाद गुप्त। तो इनमें से हमारा कौन सा नंबर जो है राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 मिनट फ्रेंड। देखो हमारा जो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। 3 क्यों राइट हो जाएगा, देखो ये बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। 3 क्यों है, क्योंकि ये ईश्वरी प्रसाद शर्मा जी का नहीं है, ये हमारी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। तो जो हमारा समालोचक है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पत्रिका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नांगा तलाई का गांव रचना है।
नागातले का गाँव रचना, यानी किसकी रचना है ये? विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा, रामदर्श मिश्र का उपन्यास, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की आत्मकथा या मैनेजर पांडे का संस्मरण। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो है 147। क्या कहता है कि आदिकालीन जो रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखो कौन सा कथन सत्य नहीं है, हमें ये बताना है। श्रृंगार और वीर रस का एक साथ चित्रण रासो साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। बिल्कुल ठीक है। इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रासो साहित्य में शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक एवं जीवन चित्रण हुआ है। बिल्कुल ठीक है। युद्धों का सजीव चित्रांकन इस साहित्य की अन्यतम उपलब्धि है। बिल्कुल ठीक है। तो हमारा जो इन्होंने सत्य नहीं पूछा, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 108। देखो 108 क्या कहता है? इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो हमें सम्मिलित करना है हिंदी साहित्य का इतिहास का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी नवरत्न, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ठीक है, तो चलो उस फर्स्ट है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास का आदिकाल। देखो डॉक्टर सुमन राजे, राजकुमार वर्मा, मिश्र बंधु या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखो हमारा फर्स्ट है जो हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है हमारा, वो क्या हो जाएगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया ये जो काल है। इसके बाद है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये हमारा राम कुमार वर्मा का। तो बी का हमारा बी ही हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। फिर है हिंदी नवरत्न, हिंदी नवरत्न हमारा मिश्र बंधु का हो जाएगा। फिर है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, जो है ये हमारा किसका हो जाएगा? डॉक्टर सुमन राजे का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हम। ए और बै से ही पता लगा लेंगे। देखो ए का है हमारा 4 और बै का है 2। देखो अब ऑप्शन देखते हैं। ए का 4, बै का 2। ए का 4 कहाँ पे है? देखो ए का 4 इसमें है, इसमें है, ये दो हमारे पहले ही गलत हो जाएंगे। बी का 2 इसमें है, इसमें है। सी का क्या था हमारा? सी का भी हमारा 3 था, तो सी का 3 किस में आ गया? सी का 3 हमारे 1 में है, और जो डी है इसका 1 था, तो इसका 1 भी हमारा, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है ना हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित नामकरण के विषय में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? देखो सिद्ध सामंत काल, ये राहुल संस्कृतियाँ ये नहीं लिखा है। बिल्कुल ठीक है। आदिकाल रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। देखो आदिकाल रामचंद्र शुक्ल ने नहीं लिखा है। आदिकाल जो है मतलब कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल नहीं कहा, रामचंद्र शुक्ल काल ने आदिकाल को क्या कहा है? तो आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? वीरगाथा काल। ठीक है, तो आप याद रख लेना, वीर गाथा काल का है किसको? आदिकाल को किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बिल्कुल ठीक है। और संधि एवं चारण काल ये किसने? राम कुमार वर्मा ने। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है ना, ये राइट हो जाएगा, और यही इन्होंने पूछा है गलती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 150 ये क्या कहता है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा जीवन की विषम समस्याओं का चित्रण है? ठीक है, अब देखो निर्मला, प्रतिज्ञा, सेवा सदन या प्रेम आश्रम। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 2, जो कि हमारी प्रतिज्ञा। ठीक है, तो प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा जीवन की विषम समस्याओं का चित्रण है? ऑप्शन नंबर 2 प्रतिज्ञा। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो हमारा जो ये पेपर था 2022 का पीजीटी का, ये हमारा जो है यहीं पे ही आपका फिनिश होता है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, क्योंकि मैं आगे अभी 2023 का टीजीटी और पीजीटी का जो हमारा पीवाईक्यू है, लास्ट पीवाईक्यू रहते हैं 2, वो करवाऊँगी। उसके बाद फिर मैं आपको इन टॉपिक में से हमें ये चीज़ देखेंगे कि भाई इनमें से मेन मतलब कि टॉपिक है क्या, जो चीज़ बार बार आ रही हैं, जैसे चाहे कोई ग्रामर का हुआ या कोई साहित्य का हुआ, तो वो टॉपिक ले लेके हम उसको डिफ़ाइन करेंगे, आगे वीडियो बनाएंगे तब। ठीक है, तो आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू।